एड़ी चोटी का जोर लगाते ना अगर इसका कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो है एनीज लॉ। भाई क्या बोले यहाँ पर स्ट्रो हेड्स ने दिल जीत लिया था। CP9 के एजेंट्स क्लियरली स्ट्रो हेड्स से पावर्स में तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट स्ट्रो हेड्स का वो अनरियल डिटर्मिनेशन, अगर शरीर में 1% जान भी बचा है तो वो लड़ेंगे। बट व्हाट इफ एनीज लॉबी में एडमरल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि एक एडमरल तो क्लियरली उस वक्त स्ट्रो हेड के रीच से बहुत बाहर था। तो क्या लूफी का रॉबिन को बचाने के लिए डेस्परेशन उसी वक्त गियर 5 को अवेकन कर देता? हर चीज इसी वीडियो में देखेंगे, तो तुम आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वाटर 7 तक तो हर चीज सेम ही रहेगा। लूफी एंड अदर स्ट्रो हेड्स ट्रेन से बढ़ते हैं एनीज लॉबी की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं मरीन हेडक्वार्टर। इस वक्त तक अकाइनु फ्लीट एडमिरल नहीं बना था। हम देखते हैं आउकीजी को, जिसे न्यूज मिलता है कि रॉबिन को एनीज लॉबी में ले जाया जा रहा है। आउकीजी इसे सुनकर थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। मुझे पता तो मैं इसे टाल सकता हूं, पर इग्नोर नहीं कर सकता। ओहारा में मैंने उस दिन तुम्हें छोड़कर दया नहीं किया, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को और बदतर बना दिया। अगर कोई तुम्हें मारना डिजर्व करता है तो वो मैं ही तुम्हें तुम्हारी इस जिंदगी से फ्री करूं। एंड आउकीजी भी निकल पड़ता है एनीज लॉबी की तरफ। हम देखते हैं कीजरू को, जो कि वेगापंक के साथ डोनट खेल रहा था। तभी उसे खबर मिलता है कि एनीज लॉबी के बगल में जो ढाबा है वहां पर बहुत अच्छा रामेन मिलता है। तो कीजरू तो भाई फुल लाइट की स्पीड में चला जाता है रामेन खा। और अब बात करते हैं अकाइनु की। हम देखते हैं अकाइनु फैमिली कोर्ट के आगे बैठकर रो रहा होता है। हम देखते हैं कि अकाइनु की बीवी ने इस पर गलत इल्जाम लगाकर इस पर केस कर दिया, इसे डिवोर्स दिया और इसकी सारी प्रॉपर्टी खुद हड़प 50% नहीं बल्कि सारी प्रॉपर्टी ले गई और साथ में एलिमनी भी मांग रही है। अकाइनु यही सब सोचकर रो रहा था और अब उसे आता है गुस्सा। उसे भी खबर आता है कि स्ट्रो हेड्स एनीज लॉबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अकाइनु भी निकल जाता है वहां उन सबको मारने के लिए। दूसरी तरफ स्ट्रो हेड्स एनीज लॉबी पहुंच चुके हैं। करेंटली वो झंडा जलाने वाला सीन चल रहा है, पर पीछे से असली मौत इनका इंतजार कर रहा है। रास्ते में आउकीजी और अकाइनु दोनों मिल जाते हैं। आउकीजी अकाइनु को अपने बाइक पे बैठा लेते हैं। दोनों बातचीत करते हुए निकल रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें कीजरू भी मिल जाता है रामेन खाते हैं। तो फिर ये दोनों उसे भी ले लेते हैं और तीनों एडमिरल बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। और जब तक ये लोग एनीज लॉबी पहुंचते हैं, हम ये मान लेते हैं कि स्ट्रो हेड्स ने CP9 को हरा दिया। एंड ओरिजिनली तो वहां पर बस्टर कॉल आया था, बट इस बार वहां पर 3 एडमिरल्स आए। और 3 एडमिरल्स का ना मतलब कोई पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पर स्ट्रो हेड्स के लिटरली 0% चांसेस रहेंगे यहाँ से भागने के लिए। तो जैसे ही स्ट्रो हेड्स अपना गोइंग मैरी निकालते हैं, वो देखते हैं सामने से आ रहे हैं तीन एडमिरल्स बाइक पे बैठे हुए। कीजरू बैठे गोइंग मैरी पर एक बीम मारता है, जिस कारण मैरी अपना फाइनल टास्क पूरा नहीं कर पाती। मैरी का सैडनेस सभी स्ट्रो हेड्स को फील होता है, जिस कारण सभी स्ट्रो हेड्स काफी गुस्सा भी हो जाते हैं। बट अभी जस्ट वो लोग एक बड़े बैटल के बाद आए, तो वो लोग काफी थके हुए हैं। थके हुए हो या फिर ना, ये मैटर नहीं करता। उनके करंट पावर लेवल को देखकर 3 एडमिरल्स को हराना इम्पॉसिबल है। अंटिल एडमिरल्स के बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, वो लोग पानी में गिर जाए, उन्हें हराना इम्पॉसिबल। पर अब ऐसा नहीं होता और अब अकाइनु निकलता है। अकाइनु स्ट्रो हेड्स की तरफ अपना एक मैग्मा पंच मारता है, जिससे सभी स्ट्रो हेड्स इधर उधर फैल जाते हैं। अकाइनु देखता है रॉबिन को और वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। लूफी, जोरो एंड सांजी ये तीनों अकाइनु से लड़ने आते हैं, पर आउकीजी इन तीनों को ही बीच में रोक देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लोग अकाइनु के साथ मस्ती करेंगे तो अकाइनु सच में इनकी फाड़ देगा। अकाइनु रॉबिन का डोनट बनाने ही वाला था, तभी उसका हाथ टकराता है आइस। दरअसल आउकीजी ने उसे रोका। आउकीजी डिसाइड तो यही करके आया था कि उसे रॉबिन को मारना है, पर दिल तो अब भी बच्चा है, उसका दिल मान ही नहीं रहा था। अकाइनु आउकीजी से पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। आउकीजी कहता है कि अभी नहीं, इसका क्या करना है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अकाइनु कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो करना था वो कर दिया। तुम देख रहे हो एनीज लॉबी का क्या हालत हो गया है। CP9 फेल हो चुके हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाया, अब हमारी बारी है। आउकीजी और अकाइनु में बहस छिड़ जाता है, पर लूफी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके आंखों के सामने इस बात पर बहस चल रही थी कि रॉबिन को अभी मारा जाए या फिर बाद। लूफी बस एक ही चीज सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरह रॉबिन को बचाना है। लूफी एक बार फिर से उठता है, गम गम जेट पिस्टल बोलकर आउकीजी और अकाइनु दोनों के सर पर मारता है। वो दोनों ही लूगिया टाइप है और हाकी ना आने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता, पर इतना अकाइनु को गुस्सा दिलाने के लिए इनफ था। अकाइनु लूफी को बंदर कहकर चिढ़ाने लगता है और लूफी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। लूफी जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका हाथ एक मैग्मा से टच हो रहा है। और उसके बाद अकाइनु लूफी को एक जोरदार पंच मारता है, जो कि लूफी को ऑलमोस्ट जान से ही मार देता है। सभी स्ट्रो हेड्स जोर से चिल्लाते हैं लूफी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लूफी मर चुका। नामी रोते रोते कहती है कि लूफी तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग रॉबिन को मार देंगे, ये लोग एक एक करके हम सभी को मार देंगे। जोरो एंड सांजी गुस्सा हो जाते हैं, ये लोग जाते हैं अकाइनु को मारने। अब क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि लूफी मर चुका है, इनका इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इस कारण इनका हाकी एनर्जी अवेकन हो जाता है। जोरो अपने स्वॉर्ड से अकाइनु के चेहरे पर एक कट मारता है और सांजी अकाइनु के गोटे फोड़ देता है अपने पैरों से। पर अकाइनु को कंप्लीटली खत्म करने के लिए इतना भी काफी नहीं था। अकाइनु इन दोनों को एक पंच मारता है और ये लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। एक्चुअली अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। लूफी, जोरो एंड सांजी डाउन हो चुके हैं और अब अकाइनु के सामने रॉबिन। आउकीजी फिर से अकाइनु को रोकने की कोशिश करता है। अकाइनु कहता है बस बहुत हुआ, मुझे पता है तुम्हारा इस लड़की के साथ कुछ पास्ट है, तुम इसके लिए बस गिल्ट फील कर रहे हो, पर भूलो मत तुम एक मरीन हो और तुम्हारा बस एक ही गोल होना चाहिए, पायरेट्स को खत्म करना, उनके लिए सिंपैथी फील करना तुम्हारा काम नहीं है। अकाइनु जोर से चिल्लाता है कीजरू और कीजरू वहां आ जाता है। अकाइनु कीजरू को ऑर्डर देता है इसे यहाँ से ले। कीजरू कहता है अकाइनु मैं तेरे बाप का नौकर नहीं, अपनी औकात में रहकर भूल मत, मैं भी एक एडमिरल ही हूं। फ्लीट एडमिरल जब तू बनेगा तब मुझ पे ऑर्डर चलाना। एट लास्ट वो मूवमेंट आ ही जाता है जब अकाइनु और रॉबिन आमने सामने होते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अकाइनु रॉबिन को डीमन चाइल्ड बोलता है और अपना लावा रॉबिन के पैरों पर गिराता है। उसके चीख को सुनकर सभी स्ट्रो हेड्स गुस्सा हो जाते हैं। रॉबिन के स्क्रीम को सुनकर लूफी का हार्ट रीस्टार्ट होने लगता है। आउकीजी भी ये देखता है, वो चाहता था अकाइनु को रोकना पर वो कुछ कर नहीं पाता और अब लूफी के मुंह से व्हाइट स्मोक निकलना चालू हो जाता है। गियर 5 अवेकनिंग स्टार्ट होता है। इससे पहले अकाइनु रॉबिन को पंच
कर पाता, उस पर जॉय वे की हाकी का एक पंच आता है। अकाइनो पूरा छटपटा जाता है कि इतना पावरफुल मुझ पर क्या हिट किया। बट सरप्राइजिंगली रॉबिन का जो पैर जला था, ज़ोरो एंड सांजी जो इंजर्ड थे, बाकी स्ट्रॉ हैट्स जो थके हुए थे, सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि लूफी के गियर 5 में उसके पास इमेजिनेशन की पावर आती है। और अभी करेंटली उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे किसी भी तरह अपने दोस्तों को बचाना था, उसे किसी भी तरह अपने दोस्तों को ठीक करना था, उसे किसी भी तरह अपने दोस्तों के प्रॉब्लम्स को खत्म करना। इस कारण गियर 5 के इमेजिनेशन पावर से उसके सभी फ्रेंड्स नॉर्मल हो। अब इस फाइट में क्या होगा ये एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं। लूफी जिस तरह एगेड में 2 चपाती बनाता है, यहाँ पर 3 चपाती बनाएगा। बट तीनों एडमल्स को भी कम समझना सही नहीं। आफ्टर ऑल अगर हम वन पीस के पावर बैलेंस को देखें तो एडमल्स बिल्कुल टॉप टियर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर बेस्ट चीज तो ये होगा कि लूफी अपने इमेजिनेशन से गोइंग मैरी को रिपेयर कर देता है, क्योंकि लूफी अपने शिप को भी अपने फ्रेंड की तरह ही देखता है, जिस कारण लूफी गोइंग मैरी को सनी शिप बना देता है। स्ट्रॉ हैट्स उस पर बैठकर एक कूडे बस्ट के साथ वहां से निकल जाते हैं। पर अब एडमल से लड़ना तो अपनी जगह है, पर अब मेन बात है स्ट्रॉ हैट्स की जर्नी। वो क्या चीज है जो स्ट्रॉ हैट्स को स्पेशल बनाती है? ना वो पावर है, ना नॉलेज, ना ही बैलेंस। तुम्हें और कई सारे पावरफुल क्रू मिल जाएंगे, बट स्ट्रॉ हैट्स की तरह कोई नहीं है। इनका बॉन्ड इस तरह का है कि ये लोग ना सिर्फ एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे का जेन्युइनली केयर करते हैं। ये लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं अगर कोई अपने रास्ते से भटक रहा हो। नहीं, यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, ना इनके बीच कोई ब्लड रिलेशन। ये क्रू सिर्फ बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप पे चलता है, जो कि इस सिनेरियो में ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह डेवलप नहीं होगा। क्योंकि भाई एक बात तो है, तुम्हारे बॉन्ड का असली टेस्ट परेशानियों में ही होता है। ज़ोरो यूं ही टाइम स्किप के बाद हंसना नहीं छोड़ता। उसने अपने आंखों से देखा है लूफी, सांजी और अपने सभी क्रू का डेस्परेशन, और बाकी के क्रू मेंबर्स ने भी 2 साल तक जमकर मेहनत की। देखो, कामयाबी अगर तुम्हें बिना ज्यादा मेहनत के मिल जाए तो कोई भी उस कामयाबी को फॉर ग्रांटेड ले सकता है। पॉसिबली इस केस में भी वही हो। लूफी अगर ग्रैंड लाइन में ही अपने गियर 5 को अवेकन कर ले तो फिर तुम ही सोचो उसके टक्कर का बचता कौन। ओरिजिनली तो एनीज लॉबी के बाद स्ट्रॉ हैट्स जाते हैं थ्रिलर, जहां पर वो गेको मोरिया से लड़ते हैं, ओर्स से लड़ते हैं। इस सब के बाद वहां कुमा आता है और हमें दिखता है ज़ोरो का अल्टीमेट नथिंग हैपन मूवमेंट। बट अगर लूफी के पास यहाँ पर गियर 5 हो तो यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स के लिए कोई चैलेंज होता ही नहीं। और हाँ, अगर कुमा लूफी की गियर 5 को अपने आंखों से देखता तो उसके दुखों के पहाड़ में एक होप जरूर दिखता। सब अवधि में सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच करना तो नॉर्मली रहता है, कीज़रू एंड कुमा का स्ट्रॉ हैट्स पे अटैक फेल हो जाता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कभी स्प्लिट होते ही नहीं। बट सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी। अब जैसे कि तुम ही खुद को किसी भी स्ट्रॉ हैट की जगह रख कर दे। अगर लड़के हो तो ज़ोरो या फिर सांजी, एंड लड़की हो तो नामी या फिर रॉबिन। तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारे दोस्त खतरे में है, तुम्हें डिपेंड रहना पड़ रहा है अपने कैप्टन। नहीं देखो, ये कोई गलत बात नहीं है, कैप्टन डिपेंड करने के लिए ही होते हैं। बट साबा अवधि के बाद स्ट्रॉ हैट्स जितने भी अपोनेंट को फेस करेंगे, क्योंकि इस केस में 2 साल का टाइम स्किप नहीं होगा, बाकी स्ट्रॉ हैट मेंबर अपने प्री टाइम स्किप स्ट्रेंथ में ही रहेंगे। यहाँ पर क्रू का बॉन्ड डेफिनेटली हिल जाए। और नहीं, यहाँ पर डिपेंडेंसी की बात नहीं, यहाँ पर बात चल रही है तुम्हारी ही प्राइड, क्योंकि इसके बाद से तुम जिससे भी लड़ने वाले, ज्यादातर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो तुम्हारे इक्वल। तुम्हारे ऑलमोस्ट हर फाइट में लूफी को आना पड़ेगा तुम्हारी रेस्क्यू करने। और अगर तुम्हें याद हो तो यही सेम रीजन था कि उस अपने क्रू को छोड़ा था, जब फ्रैंक की फैमिली ने उस सब को मारकर स्ट्रॉ हैट्स के पैसे ले लिए। उस सब यही एग्जैक्ट फीलिंग से गुजर रहा था। एंड एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, उस वक्त तो लूफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और ना ही उसने हाकी सीखा। पॉसिबली गियर 5 डीएक्टिवेट करने के बाद लूफी का लाइफ एनर्जी ड्रेन होने लगी। क्योंकि गियर 2 से तो वही होता है। करेंट लूफी का भी हालत गियर 5 के खत्म होने के बाद इतना बुरा हो जाता है, तो प्री टाइम स्किप लूफी की हालत तो देखने लायक भी नहीं हो। अब देखो, ये सब तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा था, बट व्हाट इफ वीडियोस में एक काफी स्पेशल बात होता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिस तरह लूफी के पास इमेजिनेशन की पावर है, इस वीडियो में मेरे पास भी इमेजिनेशन की पावर है। तो क्यों ना जब लूफी गियर 5 में जाए, वो ऐसा इमेजिन कर ले कि उसके सभी क्रूमेट्स अपने प्राइम में, तो डेफिनेटली उन सभी का पावर भी बढ़ जाएगा। इस तरह से हमें प्री टाइम स्किप में ही प्राइम स्ट्रॉ हैट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हर चीज लूफी के अकॉर्डिंग ही हो। मतलब मैं हैप्पी एंडिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉ हैट कभी स्प्लिट भी नहीं होंगे, एज भी बच जाएगा, लूफी एस एंड साबो का रियूनियन भी होगा, सभी स्ट्रॉ हैट्स अपना ड्रीम पूरा भी करेंगे और लूफी पायरेट किंग बन जाएगा। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना।